जय हिंद मित्रों, मैं कुमार यशवंत आप सभी का वेलकम करता हूं उपकार 99 के ऑनलाइन कोर्स में। तो देखिए, कल हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत अच्छे से पढ़ा और हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी टॉपिक आ सकते हैं उनको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और आज हमें पढ़ना है मौर्योत्तर काल के बारे में। तो मौर्योत्तर काल, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि मौर्यों के पश्चात का काल है। और इसका जो मैच्योर टाइम पीरियड है दोस्तों, 200 बीसी से करीब 300 एडी तक ये दोस्तों परिपक्व कार्यकाल है। हम बात करें मौर्योत्तर काल की तो ये मौर्यों के पश्चात का काल है। बहुत सारे राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे देशी और विदेशी राजवंश। क्यों पढ़ेंगे दोस्तों? क्योंकि इस काल में विदेशी शक्तियों ने भी भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने भी शासन किया। और यदि हम बात करें तो देशी राज्यों में भी शुंग, सातवाहन, अंध सातवाहन, वाकाटक आदि राजवंशों ने शासन किया। तो मौर्योत्तर काल में हम देखें मुख्यतः देशी राज्य पढ़ेंगे और विदेशी राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल अर्थात मौर्य के पश्चात का काल या मौर्यों के बाद का काल, जिसका मैच्योर टाइम पीरियड या परिपक्व कालक्रम माना जाता है, तो 200 बीसी से 300 एडी माना जाता है दोस्तों। हम देखते हैं कि इस काल में देशी राजवंशों के साथ साथ विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया और विदेशी शक्तियों ने भी भारत पर शासन किया। तो विदेशी राज्यों में हम देखेंगे सबसे पहले कि इंडो ग्रीक, और इंडो ग्रीक के पश्चात भारत में शकों ने शासन किया। शकों के पश्चात पहलो या पार्थियन, और इनके पश्चात कुषाण वंश के शासकों ने शासन किया। तो विदेशी राज्यों में हम मुख्यतः इस कालक्रम में चार चार डायनेस्टी को पढ़ेंगे: इंडो ग्रीक, शक, पहलो और कुषाण। जबकि देशी राज्यों में हम देखेंगे इस कालक्रम में तो शुंग राजवंश, कंड राजवंश, आंध सातवाहन और वाकाटक। तो चार राज्य देशी और चार विदेशी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुंग वंश के बारे में देखें। तो हम जानते हैं कि शुंग, जो कि मूलतः उज्जैन के निवासी थे और ये जाति से ब्राह्मण थे। और हम देखें तो इस वंश के जो संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग को माना गया है। माना जाता है कि अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाएगी और शुंग वंश की स्थापना करेगा। तो हम देखें पुष्यमित्र शुंग के संबंध में, तो इनका तो ये संस्थापक हैं शुंग वंश के। और ये मूलतः शुंग जो हैं मूलतः उज्जैन के निवासी हैं और ये जाति से ब्राह्मण हैं। और हम देखें तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या कर देगा 185 बीसी में। कब दोस्तों? तो 185 बीसी में अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या कर देगा और शुंग वंश की स्थापना करेगा। हम देखते हैं तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, जो कि आधुनिक पटना शहर है। और इसने सेनानी की उपाधि धारण की। इसकी तो सेनानी की उपाधि धारण की। आगे देखें तो इसके एक पुत्र का उल्लेख मिलता है, अग्निमित्र। तो इसके एक पुत्र का नाम क्या है? अग्निमित्र है, जो कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में विदिशा का प्रांतपति था या विदिशा का गवर्नर था। आगे हम देखें तो खारवेल हैं। आपने सुना होगा हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, तो ये वही खारवेल हैं। और माना जाता है कि खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को युद्ध में पराजित किया। और जबकि यूनानी शासक हैं, यूनानी या यवन शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। तो ये इन्हीं के मिनांडर पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। यहाँ से ताल्लुक रखते हैं मिनांडर। कौन दोस्तों? तो मिनांडर यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। मिनांडर इंडो ग्रीक शासक या यवन शासक हैं। हम पढ़ रहे हैं शुंग वंश। तो मिनांडर को इन्होंने पराजित किया। आगे हम देखें तो धनदेव हैं।
इनके गवर्नर हैं अयोध्या के, इन्हीं के शासनकाल में धनदेव। इनका अभिलेख हमें प्राप्त होता है अयोध्या से। तो पुष्यमित्र शुंग के गवर्नर हैं धनदेव और इनका अभिलेख हमें अयोध्या से प्राप्त होता है। और इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुरोहित या पंडित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। कितने यज्ञ? तो 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। और माना जाता है कि इसी के शासनकाल में 184 बीसी में विदर्भ का युद्ध भी होता है। विदर्भ का युद्ध, विदर्भ क्षेत्र दोस्तों महाराष्ट्र में है। समझिएगा क्यों होता है। तो विदर्भ में उत्तराधिकारी के संबंध में या राज्य के बंटवारे को लेकर 2 लोगों में विवाद होता है। तो यज्ञसेन और यज्ञसेन के चचेरे भाई माधव सेन, यज्ञसेन और यज्ञसेन के चचेरे भाई माधव सेन के बीच विदर्भ में राज्य के बंटवारे को लेकर विवाद होता है। और जो माधव सेन है दोस्तों, ये माधव सेन वीरसेन के मित्र हैं और ये वीरसेन अग्निमित्र का सेनापति है। तो ये वीरसेन अग्निमित्र का सेनापति है। और जबकि यज्ञसेन का जो चचेरा भाई है माधव सेन, जिससे यज्ञसेन का विवाद है राज्य के बंटवारे को लेकर, तो ये माधव सेन वीरसेन का मित्र है और ये वीरसेन अग्निमित्र का सेनापति है। और ये अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। तो दोस्तों ये युद्ध यज्ञसेन और अग्निमित्र के सेनापति वीरसेन के बीच होता है, जिसमें यज्ञसेन की पराजय होती है और अंत में यज्ञसेन को अपना आधा राज्य अपने चचेरे भाई माधव सेन को देना पड़ता है। तो हम देखें विदर्भ का युद्ध 100 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 184 बीसी में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होता है। और युद्ध का कारण क्या है? तो विदर्भ महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो विदर्भ में उत्तराधिकारी या राज्य के बंटवारे को लेकर युद्ध होता है या संघर्ष होता है। किनके बीच में? तो यज्ञसेन और इसके चचेरे भाई माधव सेन के बीच में। माधव सेन जो कि अग्निमित्र के सेनापति वीरसेन का मित्र है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वीरसेन इसी का सहयोग करेगा माधव सेन का। तो वीरसेन और यज्ञसेन के बीच संघर्ष होता है और इस संघर्ष में वीरसेन यज्ञसेन को पराजित करते हैं और व्यवस्था के कारण यज्ञसेन को अपना आधा राज्य माधव सेन को देना पड़ता है। तो परिणाम क्या निकला? यज्ञसेन ने माधव सेन को अपना आधा राज्य प्रदान किया। आगे देखें तो इसी के शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हमें यवन आक्रमण या इंडो ग्रीक आक्रमण भी देखने को मिलते हैं। यवन दोस्तों, यही यवन है, विदेशी शक्तियां हैं जो भारत पे शासन कर रही हैं इन्हीं के समकालीन, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। तो यवन भी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है। मिनांडर जो शासक हैं पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है। तो आगे देखें तो इन पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही यवन आक्रमण होते हैं और पहला यवन आक्रमण डेमेट्रियस ने किया। आगे हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक राजवंश में। तो पहला यवन आक्रमण डेमेट्रियस ने किया, जबकि दूसरा आक्रमण मिनांडर के नेतृत्व में किया गया। माना जाता है कि इस आक्रमण पर इसके पुत्र अग्निमित्र ने यवनों को पराजित भी किया। आगे देखें तो पुष्यमित्र शुंग का संबंध हमें भरहुत स्तूप से भी मिलता है। किस स्तूप से? तो ये भरहुत स्तूप से भी पुष्यमित्र शुंग का संबंध देखने को मिलता है। भरहुत स्तूप ये सतना में है, सतना मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो हम देखें पुष्यमित्र शुंग ने आगे सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर इसने पाषाण वेदिका भी बनवाई। और बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क भी माना गया है। ऐसी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। और जो पुष्यमित्र शुंग का दरबारी है वह हर्षवर्धन रहा है और इसने हर्षचरित्रम भी लिखी है। दोस्तों बाणभट्ट की हर्षचरित्र अलग है
और ये हर्षचरित्रम अलग है। तो इसका दरबारी हर्षवर्धन है। और बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क भी कहा गया है। बात करें तो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने यह प्रतिज्ञा की कि वह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर देगा और साथ ही इसने पाटलिपुत्र स्थित कुक्कुट राम बौद्ध विहार को 3 बार नष्ट करने का असफल प्रयास किया। नष्ट नहीं कर सका बल्कि असफल प्रयास किया। कितनी बार? तो 3 बार। और ये भी उल्लेख मिलता है दिव्यावदान से कि ये साकल पहुंचा जो कि पाकिस्तान में है और इसने साकल में ये घोषणा की जो मुझे बौद्ध भिक्षु का एक सिर ला के देगा मैं उसको 1000 दिनारे दूंगा। आगे हम देखें पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र उत्तराधिकारी होता है और अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में यह विदिशा का प्रांतपति था। संभवतः इसका लगाव विदिशा से रहा होगा और इसीलिए इसने विदिशा को राजधानी भी बनाई। और जो कालिदास है दोस्तों, कालिदास की रचना मिलती है हमें मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम का नायक यही अग्निमित्र हैं और अग्निमित्र ने सांची स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार भी बनवाए हैं। तो हमें अग्निमित्र के संबंध में 4 फैक्ट याद रखने हैं। तो हमें अग्निमित्र के संबंध में मुख्यतः 4 बातें याद रखनी है। पहला, ये विदिशा के प्रांतपति थे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में और इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई और सांची के चारों ओर तोरण द्वार भी बनवाए और कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम का नायक भी यही अग्निमित्र हैं। आगे हम देखते हैं तो अग्निमित्र के पश्चात वसुमित्र ने शासन किया जो कि ये चौथे शुंग शासक थे। कैसे? तो चौथे शुंग शासक थे वसुमित्र जिन्होंने 10 वर्षों तक शासन किया, करीब 10 वर्षों तक शासन किया। और ये पुष्यमित्र के शासन काल में माना जाता है कि इन्होंने यवनों से भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और उनको पराजित भी किया। आगे हम देखें तो अगले शासक हैं भागवत जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। भागवत जो कि 9वें शासक हैं शुंग वंश के और इन्हीं के शासन काल में यवन या इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिडास, नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिडास ने अपना एक राजदूत भेजा। उस राजदूत का क्या नाम है? तो हेलियोडोरस। क्या नाम है राजदूत का? तो हेलियोडोरस नामक राजदूत को भेजा। कहाँ भेजा? तो शुंग शासक भागवत के दरबार में और भागवत शुंग 9वें शुंग शासक हैं। तो तक्षशिला के इंडो ग्रीक या यवन शासक हैं एंटियालकिडास। इन्होंने अपना एक राजदूत हेलियोडोरस को भागवत के दरबार में भेजा। तो इसने विदिशा के पास एक नगर है बेसनगर, बेसनगर में गरुण स्तंभ भी बनवाया। गरुण दोस्तों भगवान विष्णु का वाहन है। क्या है? भगवान विष्णु का वाहन है। और गरुण स्तंभ बनवाया, इससे हमें भागवत धर्म की पुष्टि होती है। भागवत धर्म से संबंधित है गरुण स्तंभ। और अंत में जो अंतिम शासक हुए हैं शुंग वंश के तो वो है देवभूति। और माना जाता है कि देवभूति की हत्या इसी के अमात्य या अधिकारी द्वारा कर दी जाएगी। तो ये अधिकारी कौन है? वसुदेव। इन्हीं के अमात्य हैं देवभूति के और ये देवभूति की हत्या कर देगा वसुदेव और 73 BC में कंड वंश की स्थापना करेगा। इसकी दोस्तों तो कंड वंश की स्थापना करेगा। तो ये है शुंग वंश। कल हम देखेंगे कंड वंश। कंड वंश के पश्चात देशी राज्यों में आंध सातवाहन वंश और अंत में वाकाटक।